हेलो गाइस, हाय आई एम दीपक फ्रॉम दी फुकरा पहाड़ी व्लॉग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल में फर्स्ट टाइम एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जो अपने चीफ गेस्ट को जो इन्वाइट किया है, जो मेरे गेस्ट हैं, वो है मिस्टर मनीष। तो मनीष जी है, तो मैं मनीष जी से कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी व्यूवर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मिस्टर दीपक मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसे कि मैं आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन करी और अब मैं हायर स्टडीज़ के लिए आगे परस्यू कर रहा हूँ और दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन मनीष जी। तो मनीष जी के साथ आज हम अपना पहला पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मनीष जी कैसे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मिस्टर दीपक यू एज वेल। थैंक यू। और जैसा कि आपको पता लगा कि मनीष जी जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि आपने मेरे अधिकतर व्लॉग देखे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आज हम अपने इंडिया का एक छोटे से स्टेट जिसे उत्तराखंड कहते हैं उसके ऊपर हमारा आज हम मनीष जी से कुछ नॉलेज गेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मनीष जी, जो मेरे आम व्यूवर्स जो लोगों का मानना है और पूछना है आपसे क्वेश्चन, तो उत्तराखंड का ओवरव्यू आपसे जो हमारे व्यूवर से पूछना चाहते हैं और हमारे उत्तराखंड में कितने डिवीज़न है ये भी आपसे जानना चाहते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे? ओके, तो जैसे कि जो उत्तराखंड है वो भारत का 27 स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से एक अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बना था। और प्रेजेंट डे की बात करें तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन्स हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊं डिवीजन। With the total number of 13 districts, 6 in the Kumaon region and rest all are in Gadwal. और यहाँ के लोगों को उत्तराखंडी बोल देते हैं और either we can call them कुमाऊनी और गढ़वाली, but the native of the Uttarakhand generally known as उत्तराखंडी। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर्स। तो जैसा कि आपने अभी उत्तराखंड के बारे में जाना हमारे मनीष जी से, तो हमारे व्यूवर्स को उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। हमारे पॉडकास्ट को जो है प्यार दीजिएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारे एक भाई हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सुना है लोगों से, मैंने भी ये सुना है कि पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप मनीष जी? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये पंच केदार, पंच बद्री है, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहता था इनमें, ये कितने नंबर ऑफ टेम्पल्स है, कौन कौन से टेम्पल्स इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पंच केदार से। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे हमें पता है कि महाभारत के बाद जो पांडव लोग थे वो हिमालय की तरफ आए थे शिव की खोज में। तो वहाँ शिव जी ने एक बैल का रूप धारण करा। तो भीम जो होता है वो पहचान लेते हैं कि शायद यही शिव है। तो वो बैल जो होती है वो धरती की तरफ समाती है और फिर उसके बाद वो 5 अलग अलग जगहों से निकलते हैं। तो जो वो अलग अलग 5 जगहें हैं तो वो वहाँ पे पंच केदार का नाम दे दिया बेसिकली। और जो हम कह सकते हैं कि वो 5 अंगों की पूजा करी जाती है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट केदार की बात करें तो वो केदारनाथ है, जहाँ पे शिव जी के पृष्ठ भाग की पूजा करी जाती है। अगर हम सेकंड बोले तो वो मध्य महेश्वर है, जहाँ मध्य भाग मतलब नाभि की पूजा करी जाती है। और थर्ड तुंगनाथ है, जहाँ पे शिव के भुजाओं की पूजा करी जाती है। फोर्थ हमारा है रुद्रनाथ, जहाँ शिव के मुख की पूजा करी जाती है। और फिफ्थ है कल्पेश्वर, मतलब जटा, बालों की पूजा वहाँ करी जाती है। इसी तरह के अगर हम पंच बद्री देखें तो पंच बद्री में जो सबसे पहला है वो है विशाल बद्री, दूसरा आदि बद्री, फिर है तीसरा आपका वृद्ध बद्री, फिर आपका योग और ध्यान बद्री, लास्ट है आपका भविष्य बद्री। और मैं पर्सनली विजिट करा था बद्रीनाथ, तो वहाँ के लोकल लोगों से मुझे पता लगा कि मतलब जो मेन बद्रीनाथ टेम्पल है उससे कुछ किलोमीटर्स पहले 2 पर्वत हैं जिसको नर नारायण पर्वत कहा गया है। और उन लोगों ने बताया कि इन फ्यूचर और कलयुग में ऐसा होगा कि मतलब कुछ ट्रेजेडी होगी या जो भी, ये नर नारायण पर्वत ये आपस में मिल जाएंगे और जो ये बद्रीनाथ में जाने का रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इवन पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी देखा है कि डिजास्टर जिस तरीके से चल रहे हैं, तो जो मेन विशाल बद्री की जो फिर पूजा अर्चना है वो भविष्य बद्री में करी जाएगी। इस तरीके का ये है पंच बद्री। तो जैसा कि देखा जाता है कि पंच केदार, पंच बद्री जो टेम्पल है मतलब कि कहाँ स्थापित हैं, और जैसे कि कुमाऊं रीजन में या गढ़वाल रीजन में? ओके, ये जो पंच केदार और पंच बद्री हैं ये टोटली गढ़वाल डिवीजन में है, नॉट इन कुमाऊं, इट्स इन गढ़वाल।
तो गढ़वाल डिवीजन में है जी, आपके पंच केदार। तो मेजरली इन चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। अच्छा, जैसे कि अभी आपने हमें पंच केदार और पंचबद्री के बारे में बताया कि इस तरीके से पंच केदार की स्थापना हुई, उनके टेम्पल्स के नाम भी बताए। जी, जी। और जैसे कि अब मैं क्वेश्चन ये भी पूछ रहा हूँ, पंच प्रयाग जो कि आपने सुना होगा, प्रयाग का जो काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्रयाग का मतलब होता क्या है। अच्छा। और आप क्या इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? बेसिकली प्रयाग का जो एक सिंपल सा मतलब मैं बताता हूँ, 2 नदियों के संगम को प्रयाग बोल देते हैं। तो इसी तरीके से किसी ऐसी जगह पे जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती है तो हम उन्हें प्रयाग का नाम देते हैं। और जो उत्तराखंड के 5th और जो 5 जो मेजरली फेमस प्रयाग्स हैं, अगर मैं उनको बताऊं 1 by 1, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले है हमारा विष्णु प्रयाग। वहाँ पे देखते हैं आप कौन कौन सी नदियाँ किन किन प्रयागों में मिलती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और दूसरी साइड से धौली गंगा आती है। ये दोनों नदियों की जो मतलब हम कह सकते हैं जो पानी वो लेके आ रही है अपने साथ, तो वो एक तरीके से बराबर है। और ज्योग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो कि अगर जिस नदी में पानी या जिसकी गहराई ज़्यादा हो, नदी को उसी नाम से आगे जाना जाता है। तो इधर से विष्णु गंगा आई और उधर से धौली गंगा आई। ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, जहाँ पे इन हम दोनों की गहराई बराबर है जैसे मैंने कहा था। तो यहाँ से उसका नाम अलकनंदा रख दिया जाता है। पर बहुत से लोग अलकनंदा को मतलब ये भी समझते हैं कि जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। बहुत जगह है, मैंने भी सुना है, बट फर्स्टली मैंने विष्णु गंगा ही सुना था, वहाँ से आती है। जो अब सीक्वेंस में जो 2nd नंबर पे है वो नंद प्रयाग है। वहाँ पे नंदाकिनी और सेम अलकनंदा है। ऐसे कि नंदाकिनी के जो वाटर फ्लो है वो कम है अलकनंदा से, तो आगे नदी का नाम अलकनंदा से ही कंटिन्यू हो रहा है। 3rd प्रयाग हम देखेंगे तो कर्ण प्रयाग है, जहाँ से कुमाऊं से आने वाली नदी पिंडर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो रुद्र प्रयाग आएगा। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। अब दीपक जी यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वो नंदाकिनी नदी थी और ये मंदाकिनी नदी है, जो कि आपने सुना होगा केदारनाथ। केदारनाथ के यहाँ पे चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ये वहां से मंदाकिनी नदी आती है। और मैं आपको बताऊं कि 2013 में जो डिजास्टर हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, केदारनाथ में सेम नदी में ही हुई थी, सेम रिवर थी वो। और ये रुद्र प्रयाग में आके आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। फिर उसके बाद जो अंतिम प्रयाग है लास्ट में, वो देव प्रयाग है, जहाँ पे कि जो अलकनंदा आ रही है वो तो है, और दूसरी साइड से उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड का हाईएस्ट ग्लेशियर है हम कह सकते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसको हम भागीरथी बोलते हैं। टिहरी डैम भी इसी नदी पे सिचुएटेड है। ये नदी अलकनंदा से मिलती है देव प्रयाग पे आके, यहाँ पे से ये फॉर्म करती है गंगा, जो दिस इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और 4 नवंबर 2008 को गंगा को हमारी इंडिया की नेशनल रिवर भी डिक्लेयर करा गया था। तो ये है कंसेप्ट हमारा पंच प्रयागों का। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमें पंच प्रयाग के बारे में हमें जिस प्रकार से मनीष जी ने एक्सप्लेन किया, आई होप कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा सभी का। जो कि मेरे जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो गए। जैसे मंदाकिनी और नंदाकिनी जो नदी बताई थी ना, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन था कि मंदाकिनी जैसे भी अभी आपने बोला, मैंने कहा कि मंदाकिनी हाँ सिमिलर है, तो इसलिए मैंने मंदाकिनी का नाम सुना था, नंदाकिनी में वही कंफ्यूज हो गया था कि मंदाकिनी उसका नाम तो मंदाकिनी था। तो ये जो कंफ्यूजन है जो कि मनीष द्वारा हमारे से दूर की गई। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने प्रयाग के बारे में इतने अच्छे से बताया। तो जैसे कि मनीष जी, में क्वेश्चन है इसी के साथ में मेरा है, जैसे कि आप बता रहे थे कि केदारनाथ में इस तरीके से जो अभी 2013 में जो हुआ था, जिस डिजास्टर हुआ था, तो उसके पीछे के कारण मतलब क्या थे और उसके लिए सरकार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो मेन रीज़न है वो क्लाउड बर्स्ट था, कि बादल फटने से जो मंदाकिनी नदी थी उसका वाटर फ्लो बहुत बढ़ गया था। कह सकते हैं फ्लड की सिचुएशन आ गई थी। वो पानी बहुत मतलब अपने फ्लड प्लेन से भी ज़्यादा होकर जा रहा था, जिससे कि जो आसपास के घर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा था पानी। ये एक मेन रीज़न है। और जो मैं स्टेप्स बताना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे पूछा क्या एक्शन लिए गए, तो एक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी इंडियन आर्मी की सेंट्रल कमांड ने उस समय एक ऑपरेशन स्टार्ट करा था, जिसे ऑपरेशन सूर्य होप के नाम से जाना जाता है। सूर्य होप के नाम से जी, ये 19 जून अराउंड करा था और 16-17 में ट्रेजेडी हुई थी। तो ये ऑपरेशन हुई थी, ये ट्रेजेडी की क्लाउड बस्ट होने के कारण वहाँ पे जो वहाँ का जो डिजास्टर मतलब क्रिएट हो गया था, उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तो ये ऑपरेशन सूर्य होप रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, रिलीफ के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। इसमें हम बताना चाहें कि इसमें एक BRO थे, इसमें NDRF की टीम थी, और इसमें ITBP थी एंड अदर नॉर्मल जो आर्म्ड फोर्स है, अदर सेंट्रल आर्म फोर्स है,
उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था जिससे कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छा इवैक्यूएशन करा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 25 जून को जब ये इंडियन एयरफोर्स जब मिलके जब ये ऑपरेशन कर रहे थे तो उनका एक MI-17 करके हेलीकॉप्टर था, वो नियर गौरीकुंड क्रैश हो गया था। ओहो जी, वो क्रैश हाँ, वो सुनने में आया था कि क्रैश हो गया। वो रेस्क्यू करते करते आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट इट गॉट क्रैश्ड और उसमें अराउंड 20 सोल्जर्स वर डाइड। ओह माय गॉड, 20 सोल्जर्स डाइड बचाने के। देखिए हमारी इंडियन आर्मी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमारे सोल्जर्स ने केदारनाथ में पब्लिक आम आदमी को बचाने के लिए मतलब कि अपने जानों की आहुति भी दी थी है। तो उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत अच्छे लाइक वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, लाइक उसके बाद 2013 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक मिनिस्ट्री बना दी गई थी। और फिर उसके बाद और भी कुछ चीज़ आई थी, कैसे जो रिवर एरिया है उसके 200 मीटर के आसपास किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन इलीगल है, वहाँ पे आप घर नहीं बना सकते क्योंकि वो रिस्की हो सकता है जब फ्लड की सिचुएशन हो, तो वहाँ वो अलाउड नहीं है। और मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बन गए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर डिस्ट्रिक्ट के 50 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे कि डिजास्टर के समय पे वो यूज़ करके अपना रेस्क्यू जो भी जिन चीज़ों में पैसा लगता है वो कर सकते हैं। और भी चीज़ें गई थी, लोगों को बहुत ट्रेंड करा गया था कि जिस तरीके से आप इस एरिया में रह रहे हो, रिस्की एरिया है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेड, यू डोंट नो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट मिनट। सो द गवर्नमेंट ट्राइड पीपल टू गेट प्रोडक्शन बाय देमसेल्फ ओनली, उनको ट्रेन करा गया है। और सबसे बेस्ट बात क्या हुई कि 21 जुलाई को जो NDRF की टीम है उसने वहाँ पे स्टैब्लिश करी थी SDRF, तो 2013 में स्टेट के पास भी SDRF की टीम प्रॉपर थी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए केदारनाथ के बारे में जिस तरीके से बताया, डिजास्टर के बारे में बताया कि केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट के कारण किस तरीके से डिजास्टर आया जो कि है बताया, और क्या क्या उत्तराखंड ने इसके सुरक्षा बलों को वहाँ पर भेजा, लोगों को बचाया, जिसकी वजह से हमारे जो 20 नौजवान जो है शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से और वो रेस्क्यू कर लिया गया था, जो हो गया शॉट आउट हो गया था। लाइक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड दैट लाइक डिविजन्स माउंटेन्स इन उत्तराखंड। सो मैं इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए बताता हूँ कि जो मैंने बताया था इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और इसी तरीके से उत्तराखंड में अगर हम देखा जाएगा तो वहाँ पे जो फर्स्ट रेंज है उसे हम ग्रेटर हिमालयाज बोले जाएगा। और ग्रेटर हिमालयाज अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बताऊँ तो जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। इट्स नॉट इन इंडिया, वो नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। मतलब मेजरली जितनी भी हाईएस्ट पीक्स है ना वर्ल्ड में वो हिमालयाज का ही पार्ट है। और जो उत्तराखंड में जो हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है, जिसकी हाइट अराउंड 7816 मीटर समथिंग है। ये नंदा देवी उत्तराखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और जैसे जो ग्रेटर हिमालयाज है वहाँ पे बहुत से माउंटेन्स ऐसे हैं जो टोटली स्नो कवर्ड है, और स्नो कवर्ड है तो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, और ग्लेशियर्स आर दी सोर्स ऑफ रिवर्स वहीं से ओरिजिनेट्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया अलकनंदा, सतोपंथ ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा भागीरथी रिवर, तो ये सब ग्रेटर हिमालयाज से ही ओरिजिनेट होती है। और द सेकेंड वन इज मिडल हिमालयाज जस्ट साउथ की साइड में है ग्रेटर हिमालयाज के। और जो मिडल हिमालयाज में उसमें मेजरली आपको हिल स्टेशंस मिलेंगे, जैसे आपको रानी खेत हो गया, दिस टाइप्स ऑफ हिल स्टेशन, कुल्लू मनाली एंड ऑल, ये हिल स्टेशन आपको मिडल हिमालयाज में मिलेगा। और जो सबसे साउथ में है वो है हमारा शिवालिक रेंज। शिवालिक के बाद फिर जो प्लेन्स आ जाता है, शिवालिक के बाद भाबर, तेराई एंड प्लेन्स आ जाता है। तो इस तरीके से शिवालिक में जैसे कि आपने बताया ट्रांस हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज में जैसे कौन कौन से मतलब कि कवर होता है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का कौन सा कवर होता है? डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं कि नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, बट मैं इतना कह सकता हूँ जो शिवालिक रेंज होते हैं उसकी जो माउंटेन हाइट होती है वो 600 से 1200 मीटर होती है। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती। बट आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे आपने देहरादून का नाम सुना होगा, तो व्हाट इज दून के बारे अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा शिवालिक जो मैंने बताया था, शिवालिक और मिडल हिमालयाज के बीच में एक स्ट्रक्चरल लैंड होता है, काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया होता है जो शिवालिक माउंटेन और मिडल हिमालयाज के बीच में होता है। उसे हम दून या द्वार कहते हैं, तभी तो वो है देहरादून, क्योंकि वो शिवालिक और मिडल हिमालयाज के बीच में आता है। कोट द्वार, पाटली दून, तो ये जगहों के नाम ऐसे नहीं है, ये वहाँ की लोकल ज्योग्राफी के हिसाब से उनका नाम है।
जैसे हल्द्वानी भी शिवालिक हल्द्वानी फुट हिल्स में आता है, वो प्रॉपर प्लेन एरिया है, बट काठगोदाम हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द हिमालयाज, की हम प्लेन से जाके एकदम से इवेंचुअली माउंटेन्स आ सकती है, तो वो काठगोदाम हो गया, और उस साइड कोटद्वार से स्टार्टिंग हो सकती है हिमालयाज की, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया मनीष द्वारा, जो कि आपको इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिल रही है, अभी उन्होंने हिमालयास को एक्सप्लेन किया और किस तरीके से ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालयस के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा मनीष जी से हमने बात करके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे भी सुन के, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, कुछ चीज़ें जो थी मिसिंग थी मेरे से, मुझे कुछ चीज़ें पता थी कि मैंने सुना था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिमालयास, हाँ, ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास एंड शिवालिक हिमालयास, एज पर द वर्ल्ड, ना, एज पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। ओके, तो जैसा कि मनीष जी ने अभी हमको हिमालयस के बारे में बताया, तो मनीष जी अभी और भी मेरे पास थोड़े से बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड के बारे में इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जो भी है नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम पॉडकास्ट अपना शूट करेंगे। तो जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मेरे जो कि फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत बेसिक से हैं, जो कि आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बताए, तो बेसिक क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा है 3 बिगेस्ट रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड की 3 सबसे बड़ी लार्जेस्ट जिसे कहते हैं ना, वो कौन सी नदियां हैं, जरा बताएंगे आप हमें। नाइस क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट रैंक में, या जो मैंने स्टडी करा है, जो मैंने फर्स्ट रैंक पे जो रिवर पढ़ी है, जो बहुत बड़ी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती है, वो है काली रिवर। काली रिवर आपने सुना होगा, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की साइड में काला पानी नामक स्थान से उद्गम होती है काली रिवर। देन ये उत्तराखंड से फिर लाइक बाहर निकल के, इंडिया से बाहर निकल के नेपाल में एंटर करती है, वहाँ पे इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो ये रिवर है वो अराउंड 252 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये सबसे बड़ी है। सेकंड में मैं भागीरथी बोलूँगा, भागीरथी अराउंड 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन थर्ड में मैं बोलूँगा अलकनंदा, इसकी 195 किलोमीटर्स लेंथ है। ये 3 बिगेस्ट है। तो जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया कि 3 लार्जेस्ट रिवर्स इन उत्तराखंड, ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानने को मिला। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि स्टेट एनिमल्स, स्टेट बर्ड्स। तो आप मुझे एक बार स्टेट्स के जो भी आपके फ्लावर्स, स्टेट इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके हमारे व्यूअर्स को नॉलेज दीजिएगा। जो अगर स्टेट एनिमल या राज्य पशु की बात करता हूँ, तो हिमालयन मस्क डियर है। ये हमारे उत्तराखंड का राज्य, मतलब एनिमल, पशु है, एनिमल है। तो अगर मैं बताऊँ तो स्टेट एनिमल या तो हिमालयन मस्क डियर हो गया। और इसकी खासियत अगर मैं बताऊँ तो इसकी खासियत ये है, ये एक तो ये 3600 से 4400 मीटर की हाइट में पाया जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम है आपका, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो मॉस्कस क्राइसोगास्टर समथिंग करके है। और बेस्ट थिंग इज दैट कस्तूरी आपने सुना होगा। कस्तूरी बहुत ही, मतलब ये एक तरीके से ये इसी में ही पाया जाता है। और द बेस्ट थिंग इज दैट, या एक जानने वाली इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मेल में ही पाया जाता है। अच्छा, जो मेल मस्क डियर है उसी में ही कस्तूरी ये पाया जाता है, जिसको कि 30 से 45 ग्राम एक मेल के अंदर होता है। और ये हर 3 साल बाद ग्रो होता है, मतलब टाइम लगता है इसे बनने में। और ये यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, और ये मेडिसिन्स में भी बहुत फायदेमंद है कस्तूरी। तो ये इस तरीके से ये है हिमालयन मस्क डियर। तो मस्क डियर से कस्तूरी हमें, हाँ, वहाँ से कस्तूरी प्राप्त हो रही है, कॉस्मेटिक मेडिसिन्स में हो रही है। बट इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि इस कस्तूरी को पाने के लिए लोग इनका शिकार करते हैं। और शिकार करने से ऑब्वियसली जो इनकी पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही मतलब एक तरीके से जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं दिखेगी, बहुत डिक्रीज होगा, बहुत मतलब एक अच्छा लेवल नहीं है जो ये डिक्रीज होगा, अच्छी बात भी नहीं है। तो उसके लिए स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि नहीं, इनको नहीं मारा जाए, क्योंकि ये स्टेट एनिमल है। तो स्टेट एनिमल ऑब्वियसली होने चाहिए, जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसे देखे। और सेकंड आपने जैसे पूछा कि स्टेट्स के ही एनिमल बर्ड, तो मैं बर्ड बताता हूँ। सेकंड है हिमालयन मोनल। मोनल आपने बहुत गानों में भी सुना है। इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस एम्फिजियस करके। और जो ये मोनल है ये भी अच्छी हाइट में पाई जाती है। और द बेस्ट थिंग इज दैट, इसका जो फेवरेट फूड है ना, आप हैरान हो जाओगे सुन के। इसका जो फेवरेट फूड है, प्रिय आहार इसका आलू है।
अच्छा, आलू, ये आलू खाती है। आलू हमारा वैसे भी नेशनल सबका फूड ही माना जाता है, है। सबका ही है आलू। तो और मोनल को जो ज्यादातर मतलब कि जो आलू- पसंदीदा खाना जो आलू है। है आलू है। जी, 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 तो आलू ये है। चीज हमें पता नहीं थी, जो कि मनीष द्वारा बता रहे हैं। आलू। और उन्होंने डियर के बारे में भी बताया, जी, जो मस्क डियर था। कि मस्क डियर के बारे में कि उससे हमें क्या कस्तूरी की जो प्राप्ति होती है, और वो कस्तूरी किस ये जगहों पे उसकी काम होती नाभि है, में जो ग्रंथि होती है, अच्छा। वहाँ से ये कस्तूरी हमें प्राप्त होती है। और क्या कहते हैं, अगर एक बार मतलब कि इसका कस्तूरी अगर खाता तो 3 साल लगते हैं उसको डेवलप होने में, दोबारा रीडेवलप इतना जल्दी नहीं होता प्रोसेस। बट कस्तूरी पाने के लिए मैंने कहा ना कि लोग उसका शिकार करते हैं, वो ठीक नहीं है कहीं भी। स्टेट एनिमल है, हमें उसको सेफ रखना है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट फ्लावर के बारे में। स्टेट फ्लावर हमारा ब्रह्म कमल है, आपने नाम सुना होगा ब्रह्म कमल का नाम सुना है। और जो कि ये भी अच्छी हाइट में पाया जाता है। ब्रह्म कमल, इसको सौगंधित पुष्प भी कहा गया है महाभारत में, और इसको कौल पदम बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, इसको कौल पदम बोला जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोसेरा ऑब्वेलेटा करके है इसका साइंटिफिक नेम। अगर हम आगे चले तो स्टेट ट्री है। ट्री भी आपने नाम बिल्कुल सुना ही होगा, बुरांस का। बुरांस का है तो बहुत ही मतलब बुरांस के ऊपर तो बहुत सारे उत्तराखंड के गाने भी बने पड़े। जी। और ये हमारा स्टेट ट्री है उत्तराखंड का। और ये इसकी जो बेस्ट थिंग है, जो बुरांस का जो जूस होता है ना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट हार्ट डिसीज। हार्ट के पेशेंट के लिए बुरांस का जूस बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मतलब एक तरीके से एक एनर्जी सी प्रोवाइड करता है ये। और इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम करके। ओके। तो जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया कि बुरांस का जो मतलब कि जूस है, मतलब कि वो हार्ट डिसीज के लिए बहुत बेनिफिट्स है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें मनीष द्वारा पता चल रही है। मुझे पता था बुरांस तो फेवरेट है, मतलब कि उत्तराखंड का मतलब बहुत नाम है, गानों में इसकी चर्चा अधिकतम होती है, सुना है मैंने। बट इसका मुझे पता नहीं था कि इसके जूस से हार्ट की डिसीज भी क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि अब एक क्वेश्चन और भी है इससे रिलेटेड, आपका इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने स्टडी करा था उस समय, तो ढोल, उत्तराखंड का स्टेट इंस्ट्रूमेंट ढोल है। ढोल दमू जो होता है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट है। और अगर मैं स्पोर्ट्स या राज्य खेल की बात करूं तो फुटबॉल है। अच्छा, स्टेट उत्तराखंड का जो फुटबॉल है। ओके। और जैसे आपने आगे शायद नहीं पूछा बट मैं फिर भी बताता हूँ, जो स्टेट बटरफ्लाई है वो कॉमन पीकॉक, उसका नाम कॉमन पीकॉक है, वो स्टेट की बटरफ्लाई है। ओके जी, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया जा रहा है, स्टेट की बेसिक जो नॉलेज है वो भी आपको क्या कहते हैं सुनने को मिल रही है, और बता रहे हैं मनीष जी, जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ से मैं अवेयरनेस नहीं था, और जिसकी वजह से आज मैं अवेयर हुआ। और आप लोग भी मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से आज अवेयर हो रहे होंगे बेसिक चीज़ों की, उत्तराखंड की जो भी चीज़ है। एंड वन मोर थिंग मिस्टर दीपक, मैं बताना चाहूँगा या मैं ऐड करना चाहूँगा इसी में, और स्टेट सॉन्ग की अगर हम बात करें, स्टेट सॉन्ग हमारा है देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। The song is written by Hemant Bisht and sung by नरेंद्र सिंह नेगी and अनुराधा निराला। ओके, तो ये भी मुझे पता नहीं था। स्टेट का सॉन्ग है। तो जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया स्टेट सॉन्ग के बारे में, मैं तो स्टेट सॉन्ग पता है वो सोचता था बीड़ू पाको 12 मासा, क्योंकि हर जगह मैंने वही सुना है। तो जो है यही है। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने हमें बेसिक्स उत्तराखंड के बारे में बताया। बाकी और भी हम टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे, जो कि आगे हमारा टॉपिक होगा मानसून को लेकर, और भी और उत्तराखंड की सारी चीज़ें हम इस पर लेके आएंगे। धीरे धीरे सारी रिसर्च करेंगे मनीष जी द्वारा, सारे धीरे धीरे करके पॉडकास्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आगे के लिए पॉडकास्ट के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपना कीमती समय दिया आज, और अपनी सारी जो नॉलेज है हमारे यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर की, क्योंकि उत्तराखंड की काफ़ी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी मुझे भी पता लगी, जो आपको नहीं पता होगी तो आपको भी काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और जो नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आने वाले हैं वो मानसून के ऊपर लेके आएंगे। मनीष जी मानसून के बारे में बताएंगे कि उत्तराखंड में जो हमारे माउंटेन्स हैं जो भी हैं उनका क्या रोल है, मेजरली जो माउंटेन्स जो रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन मानसून को रोकने में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।